नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आपकी इस हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो देखिए, हम चल रहे हैं अभी यूपी बोर्ड की तरफ। तो यूपी बोर्ड में 12th क्लास की जो सामान्य हिंदी है, उस सामान्य हिंदी का हम नेक्स्ट लेसन कर रहे हैं। तो वो जो लेसन है हमारा भाषा और आधुनिकता, जो लिखा गया है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी के द्वारा। ठीक है, तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का जो हमारा ये है सेकंड लेक्चर है। और फर्स्ट लेक्चर में हम पिछली बार जो पढ़ा था, हमने वो पढ़ा था प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का जीवन परिचय और उनका कृतित्व, यानी कि उनका जो लिखा गया रचना है वो पढ़ी थी हमने सारी। और उसके बाद में जो यहाँ पर जो पाठ दिया गया है भाषा और आधुनिकता, उस भाषा और आधुनिकता के बारे में पढ़ा था कि उस पाठ का जो विषय है यानी कि मूल भाव है वो क्या है। ठीक है, तो उसमें बताया था प्रोफेसर जी ने कि भाषा है जो परिवर्तनशील होती है। सदैव परिवर्तन अगर हो रहा है उसमें तो वो भाषा व्यवहारिक मानी जाएगी, अन्यथा वो व्यवहारिक नहीं हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये बताया कि जो वैज्ञानिक शब्दावली है, ठीक है, उस शब्दावली को हमें ज्यों का त्यों अपना लेना चाहिए, हमें उसमें किसी भी प्रकार का फेरबदल नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर और भी बहुत सारी बातें हैं जो भाषा और आधुनिकता के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी के द्वारा जो लिखा गया निबंध है, उस निबंध के बारे में पढ़ेंगे। वो एक बहुत ही बड़े तुलनात्मक अध्ययनकार थे, तुलनात्मक रचनाकार थे, वो तुलना में श्रेष्ठ थे। ठीक है, अगर हिंदी साहित्य को एक तुलनात्मक अध्ययन का कोई विषय दिया है तो वो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी ने दिया है। तो उसी तुलनात्मक अध्ययन के बारे में हम पढ़ते हैं यहाँ पर। और उनके जो लिखा गया निबंध है भाषा और आधुनिकता, तो उस भाषा और आधुनिकता में आज हम बहुत सारी चीजें पढ़ने जा रहे हैं, तो बने रहिए इसकी तरफ। ठीक है, तो देखिए ये है हमारी भाषा और आधुनिकता। भाषा से मतलब आप समझते होंगे, और वैसे तो जो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी है, देखिए वो हिंदी तर भाषी क्षेत्र के व्यक्ति थे। ठीक है, और हिंदी तर भाषी क्षेत्र के होते हुए भी उन्होंने हिंदी को भी अपने साहित्य में स्थान दिया, हिंदी भाषा को, अंग्रेजी भाषा को और तेलुगु भाषा को। ठीक है, तो तेलुगु, हिंदी और अंग्रेजी को उन्होंने अपने साहित्य में स्थान दिया। उन्होंने तीनों भाषाओं की जो पत्र पत्रिकाएं थी उनमें उनके साहित्य का प्रकाशन हुआ था। देखिए बहुत बड़ी बात है, ये बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि हिंदी में तो अगर हिंदी भाषी क्षेत्र से कोई बिलोंग करता है तो वो हिंदी में तो लिखेगा ही, बिल्कुल लिखेगा। ठीक है, लेकिन वे तो थे दक्षिण भारत में जन्मे थे और उसके बावजूद वे हिंदी को महत्वता देते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि हिंदी कितना प्रतिष्ठित रूप लेकर यहाँ अभी बैठी हुई है। ठीक है, तो हम पढ़ने जा रहे हैं भाषा और आधुनिकता, कि भाषा में आधुनिकता का क्या समावेश होना चाहिए। क्या भाषा पुराने स्तर पर रहनी चाहिए, कि भाषा जो पहले से चली आ रही है उसी शब्दावली में होनी चाहिए? नहीं, यहाँ पर जो रेड्डी जी ने बात की है वो कही है कि भाषा अपने पुराने रूप में नहीं होनी चाहिए, परिवर्तन के साथ समय के अनुसार उसमें कुछ न कुछ बदलाव अवश्य होने चाहिए। ठीक है, उन्होंने संस्कृत तत्सम शब्दावली का प्रयोग करा है, उर्दू भाषा का प्रयोग करा है, फारसी भाषा का प्रयोग करा है, कई भाषाओं के समावेश यहाँ पर उन्होंने अपने जो भी जितनी भी रचनाएं हैं वो लिखी है। और उनकी रचनाओं में जो विधा आई है वो विधा कौन कौन सी है? उन्होंने विवेचनात्मक रचनाएं लिखी है, आलोचनात्मक रचनाएं लिखी है और निबंधात्मक रचनाएं लिखी है। तो यहाँ पर जो उनकी विधा प्रस्तुत है वो है एक निबंध के रूप में। ठीक है, तो निबंध हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का। देखिए बहुत ही अच्छा निबंध है और हमें इससे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अब तक हमने जितने भी लेसन पढ़े हैं उनमें हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है, और मुझे लगता है वो लेसन आपको उसी समय याद हो जाता है। ठीक है, इसमें भी देखिए हम जो गद्य पढ़ रहे हैं, देखिए गद्य में भी आपकी व्याख्या आती है, और गद्य में जो प्रश्न उत्तर आते हैं बन के, वो अंदर से भी आते हैं और बाहर से भी आते हैं, यानी कि आपके बुक के पीछे से भी आते हैं और पाठ के अंदर से भी आते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें ये देखना है, सबसे पहले तो हमें पढ़ते समय ये देखना है बच्चों कि हम जब पाठ पढ़ रहे हैं तो उसे इतना आत्मसात कर ले कि हम उसके साथ अपना आत्मा का कनेक्ट कर ले कि हमें वह लेसन हूबहू समझ में आ जाए, जैसा लिखा गया है उसी अनुसार उसके भाव हमें समझ में आ गए। जब हमें पूरा पाठ समझ में आ जाएगा ना, उसके बाद कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको उसका उत्तर लिखने से, कोई भी प्रश्न आ जाता है कहीं से भी उठकर, तो आप उसका उत्तर नहीं लिख सको, ऐसा कोई नहीं हो सकता।
ठीक है। तो हमें किसी भी बात को, मैं आपको बार बार कहती हूँ कि रटना नहीं है, हमें समझना है, हमें उसका भाव समझना है, उसका जो सारांश लिखा हुआ है वो समझना है, उसके अंदर के जो विचार है वो समझने हैं, ठीक है। तो यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं वो है विचार, ठीक है। निबंध जो होती है, गद्य जो होता है वो विचार प्रधान होता है, जो और पद्य होता है वो भाव प्रधान होता है। तो हमें यहाँ पर भाव न पढ़ के, भाव न समझ के, हमें यहाँ पर विचार समझने हैं कि लेखक ने किन विचारधारा के उपलक्ष्य में या किस विचारधारा को लेकर ये निबंध लिख डाला, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। किसी भी क्षेत्र में रमणीयता, रमणीयता का मतलब क्या होता है? सुंदरता, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमारे जो लेखक है उनका नाम बिल्कुल आता है सुंदर, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी, उनका नाम यहाँ आ गया सुंदरता। किसी भी क्षेत्र में रमणीयता लाने के लिए नित्य, नित्य का मतलब होता है सदैव, ठीक है, सदैव नूतनता की आवश्यकता होती है। नूतनता का मतलब होता है नवीनता, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, किसी भी क्षेत्र में रमणीयता लाने के लिए नित्य नूतनता की आवश्यकता होती है, इसी को दृष्टि में रख कर ही माघ ने कहा होगा, ठीक है। अब ये कहा, लेखक क्या कह रहे हैं कि किसी भी क्षेत्र में सुंदरता लाने के लिए, सुंदर कब होगा? जब नया नया होगा, है ना। एक व्यक्ति है, अभी वो उसी स्थिति में आज, अगर वो कुछ अच्छा करने के लिए अपने आप को परिवर्तित करेगा, परिवर्तन अपने अंदर लाता रहेगा, तो वो दिन ब दिन सुंदर 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 दिखाई देगा। अगर वो आज जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहेगा तो फिर उसकी जो सुंदरता है वो समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर भाषा की बात भी यही कही गई है कि किसी भी क्षेत्र में अगर हमें सुंदरता लानी है तो उसमें सदैव, नित्य मतलब हर थोड़े थोड़े समय में, मतलब उसमें परिवर्तन होना, नवीन होना उसको बहुत जरूरी है, नयापन लाना बहुत जरूरी होता है, तभी वो चीज सुंदर रह सकती है, अन्यथा वो उसी रूप में रहेगी, उसको सुंदरता की उपाधि नहीं दे सकते। उसी उपलक्ष्य में उसी को दृष्टि में रखकर जो माघ कवि है उन्होंने यहाँ लिखा है कि शनै शनै यंत्रवतामुपेति तदेव रूपम रमणीयताया, ठीक है, कि क्षण क्षण में, हर समय जब नया 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 आता रहेगा तो वो सुंदरता और सुंदर और सुंदर और सुंदर होता जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। रमणीयता यानी सुंदरता और नित्य नूतनता अन्योन्याश्रित है। अन्योन्याश्रित का मतलब क्या होता है? एक दूसरे पर आश्रित, एक दूसरे पर आश्रित, ठीक है, एक दूसरे पर आश्रित, यानी कि रमणीयता और नूतनता, अगर सुंदरता है तो वो नया लगेगा, अगर नया है तो सुंदर लगेगा, दोनों एक दूसरे के पहलू है, यानी कि एक चीज होगी तो दूसरी होगी और दूसरी होगी तो वो एक चीज होगी। तो इस तरह से ये कहा जाएगा कि रमणीयता और नित्य नूतनता है कि रोज नया नया होना, तभी वो सुंदर लग सकता है, अन्यथा वो सुंदर नहीं लग सकता है। तो रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज मान्य नहीं होती है, कि यानी कि जब तक कोई चीज सुंदर नहीं होती है, यानी कि सुंदरता से मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसके रूप रंग को देखकर, ऐसा नहीं। अगर काव्य लिखा गया है तो वह भी विलक्षण होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए तो वो सुंदर है। अगर गद्य लिखा गया है तो वह भी प्रभावशाली होना चाहिए तो सुंदर है। कोई व्यक्ति है तो उसका व्यक्तित्व, उसका व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए, नया होना चाहिए, ठीक है, तो वो सुंदर है। सुंदरता से तात्पर्य ये नहीं है कि उसके हाव, उसका जो बाहरी रूप रखाव है वो सुंदर हो, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर लेखक का कहने का मतलब है कि जो व्यवहार है वो सुंदर होना चाहिए, दिखावा सुंदर नहीं होना चाहिए। तो नित्य नूतनता मतलब सदैव जब परिवर्तन होगा, सदैव नवीनता आएगी, तो वह नवीनता ही सुंदरता को प्रदर्शित करेगी, अन्यथा वह सुंदर नहीं लगेगी, ठीक है। रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज मान्य नहीं होती है। नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता सूचित करती है। नित्य नूतनता क्या होता है कि कोई भी सर्जक है जो सर्जन कर रहा है, जो सृजन कर रहा है, तो वो सृजन करते हुए क्या करेगा भाई, कि अपनी खुद की कोई ऐसी क्रिएटिविटी लाएगा, अपने खुद के ऐसे विचार लाएगा, या अपनी खुद की ऐसी कलात्मकता लाएगा जिसके कारण वह चीज नई बन जाए और फिर वो सुंदर लगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वह अपने पुरानी विचारधारा को, नहीं, उसके जो खुद के मौलिक, उसका खुद का होना चाहिए, दूसरा को कॉपी किया हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते, और उसकी
अनुपस्थिति में कोई भी चीज वस्तुतः जनता व समाज के द्वारा स्वीकार्य नहीं होती। अगर वह अनुपस्थित है, क्या कि अगर उसकी जो मौलिक सर्जनात्मकता है, वह मौलिक सर्जनात्मकता और वो जो उपलब्धि है वह अगर अनुपस्थित है, यानी कि वह नहीं हुई है, तो कोई भी चीज जनता और समाज के द्वारा स्वीकार्य नहीं होगी। कि जनता और समाज क्या स्वीकार कर लेगी? क्या हम लोग, ये जो दुनिया है हमारी, कोई भी ऐसी फालतू की चीज को स्वीकार कर लेगी? जब तक उसमें कोई नयापन नहीं आएगा, जब तक उसमें कोई अच्छाई नहीं आएगी, जब तक उस वह सुंदर नहीं लगेगी, क्या यह दुनिया उसे स्वीकार कर लेगी? नहीं कर सकती है। तो लेखक का ये कहने का तात्पर्य है कि कोई भी किसी भी चीज को स्वीकार करने के लिए कि दुनिया उसे आसानी से स्वीकार कर ले, इसलिए उसके अंदर कोई प्रभावशाली असर होना चाहिए, प्रभाविकता होनी चाहिए, तभी उसे सभी लोग स्वीकार करेंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। आया सबको, सभी को समझ में आया? आगे चलते हैं हम कि सड़ी गली मान्यताओं से जकड़ा हुआ समाज। सड़ी गली मान्यता यानी कि जो पुरानी विचारधारा है, उस पुरानी विचारधारा से जो ये समाज जकड़ा हुआ है, जैसे आगे बढ़ नहीं पाता, यानी कि जकड़ा हुआ समाज जैसे आगे बढ़ नहीं पाता, वैसे ही पुरानी रीतियों और शैलियों की परंपरागत लीक पर चलने वाली जो भाषा है, वो भी जन चेतना को गति देने में प्राय असमर्थ ही रह जाती है। बहुत अच्छी बात बताई है यहाँ पर लेखक ने अपने निबंध में। भाषा और आधुनिकता के माध्यम से बताया कि सड़ी गली, जिस प्रकार से सड़ी गली मान्यता, कोई रीति रिवाज है, कोई प्रथा है, उन प्रथाओं से ये जो समाज जकड़ा हुआ रहता है, ठीक है। हमारे यहाँ पर देखिए, पहले के समय में जो हमारे यहाँ पर प्रथाएं चलती थी, दहेज प्रथा, विधवा जो सती प्रथा चलती थी, दहेज प्रथा चलती थी, पर्दा प्रथा चलती थी, और भी ऐसी कुरीतियाँ थी, अंधविश्वास की कुरीतियाँ, बहुत सारी, जादू टोने, बहुत सारी कुरीतियाँ थी, वो सारी चलती थी। तो हमारा समाज उससे जकड़ा हुआ था, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था, किसी भी प्रकार से आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तो उसी प्रकार से लेखक यह कहना चाहते हैं कि वैसे ही पुरानी रीतियों और शैलियों की परंपरा की लीक पर, यानी कि पुरानी रीति से अगर किसी भाषा का प्रयोग हो रहा है, किसी साहित्य को लिखा जा रहा है, किसी पुरानी परंपरा को लेकर किसी भाषा का प्रयोग हो रहा है और उस साहित्य को लिखा जा रहा है, तो वह जो उस लीक पर चलने वाली जो भाषा है, वो भी जन चेतना को गति नहीं देती है, ठीक है। भाषा समूची युग चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। समूची यानी संपूर्ण। ये जो युग है, कोई भी युग हो, भाषा जो होती है एक युग चेतना को प्रदर्शित करती है, ठीक है, एक युग चेतना को जागृत करने का एक माध्यम होती है, ठीक है। तो कहा गया है कि जो भाषा है वो समूची युग चेतना की अभिव्यक्ति और अपनी विचार प्रस्तुत करने का एक सशक्त माध्यम है कि वह किस भाषा की किस शैली में अपने विचार प्रस्तुत कर रहा है, चाहे वह फिर किसी भी विधा में हो। अगर उसमें विलक्षणता नहीं आएगी, अगर उसमें नवीनता नहीं आएगी, तो फिर वो भाषा आधुनिक नहीं बन पाएगी, यानी कि फिर वो वही पुरानी सड़ी गली जो प्रथा है उनमें बंद कर रह जाएगी। और जो हम जागृति फैलाना चाहते हैं, हम यानी कि परिवर्तन चाहते हैं समाज में, तो वो परिवर्तन है, समाज में चाहो या साहित्य में चाहो, तो हम उस साहित्य में परिवर्तन चाहते हैं, तो उसके लिए हमें भाषा को सुदृढ़ और सशक्त बनाना बहुत आवश्यक है, ठीक है। और ऐसी सशक्तता तभी वह अर्जित कर सकती है जब वह अपने युगानुकूल सही मुहावरों को ग्रहण कर सके, ठीक है। युगानुकूल यानी युग के अनुसार, समय के अनुसार, युगानुकूल हो जाएगा समय के अनुकूल, ठीक है। यानी कि ऐसी सशक्तता, ऐसी मतलब सुदृढ़ता, शक्ति तभी अर्जित कर सकती है जब वह अपने समय के अनुसार सही मुहावरों को ग्रहण कर सके, ठीक है। तो इस प्रकार से भाषा को फिर तो आप सुदृढ़ और सशक्त बना सकते हो, अन्यथा वह भाषा सशक्त और सुदृढ़ नहीं बनेगी जो साहित्य के प्रति जन चेतना जागृत कर सके। आगे चलते हैं। भाषा सामाजिक भाव प्रकटीकरण की सुबोधता के लिए ही उद्दिष्ट है, ठीक है। सामाजिक भाव प्रकटीकरण, अब सामाजिक भाव प्रकटीकरण का यहाँ तात्पर्य क्या हुआ कि समाज की जो रीति रिवाज है, समाज की जो स्थिति है, उस समाज की स्थिति को प्रकट करना अपने साहित्य में। साहित्यकार क्या करता है? सामाजिक स्थिति को ही तो प्रकट करता है। जन चेतना को जागृत करने के लिए समाज के भावों को, यहाँ पर समाज की प्रवृत्तियों को, समाज की प्रतिक्रियाओं को प्रकट करता है अपने साहित्य में।
अलग अलग विधाओं के माध्यम से, ठीक है। तो वो यही कहा गया है कि भाषा सामाजिक भाव प्रकटीकरण की, सामाजिक भाव को प्रकट करने की सुबोधता के लिए ही उद्दिष्ट है, उसके अतिरिक्त उसकी जरूरत ही सोची नहीं जा सकती। क्या भाषा का कोई उद्देश्य है और कोई? हाँ, कि समाज के भाव को प्रकट करना ही भाषा का उद्देश्य है। कि अगर भाषा नहीं है, मान लीजिए किसी भी प्रकार की भाषा हम नहीं जानते हैं, तो क्या हम किसी भी समाज को किसी भी प्रकार के भाव बता सकते हैं? क्या हम आपस में बातचीत कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि बातचीत या किसी के भाव को प्रकट करने के लिए, विचारों के आदान प्रदान के लिए किसी भी भाषा का होना बहुत जरूरी है। अगर भाषा है तो हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, अन्यथा तो फिर हम मौन धारण करके बैठ जाएंगे। आगे चलते हैं। इस उपयोगिता की सार्थकता समसामयिक सामाजिक चेतना में प्राप्त द्रष्टव्य है, ठीक है, यानी कि प्राप्त है जो देखने योग्य है। अनेक प्रकारों की संश्लिष्टताओं की दुरूहता का परिहार करने में ही निहित है, यानी कि अनेक प्रकार की जो हम शुद्ध करते हैं उन अशुद्धियों को दूर करना ही हमारा, अगर हम उन अशुद्धियों को दूर कर देते हैं तो फिर वो भाषा शुद्ध बन जाती है, फिर वो कैसी बन जाती है? सुंदर बन जाती है। अशुद्धियों को दूर करना ही नवीनता का यानी कि नूतनता का प्रतीक माना जाता है। कभी कभी अन्य संस्कृतियों के प्रभाव से और अन्य जातियों के संसर्ग से भाषा में नए शब्दों का प्रवेश होता है, ठीक है। कैसे होता है? देखिए, अन्य संस्कृतियों के प्रभाव से, अन्य संस्कृतियों का मतलब है कि कभी कभी हमारे स्थान से सामाजिक क्षेत्र में देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में देखिए, धार्मिक क्षेत्र में देखिए, किसी भी क्षेत्र में आप देखेंगे तो संस्कृतियों का विलय हुआ है। हमारे देश में बहुत सी संस्कृतियां यहाँ पर निवास करती हैं, तो एक देश की संस्कृति दूसरे से मिलन होता है और इस प्रकार से अन्य संस्कृतियां जब आकर मिलती है तो उनके प्रभाव से और अन्य जातियों के संपर्क में आने से, कई प्रकार की एक जाति दूसरी जाति के संपर्क में आई है तो आने से भाषा में नए शब्दों का प्रवेश होता है। कई बार क्या होता है कि धीरे धीरे एक शब्द जो कोई अन्य भाषा से आया है, अन्य जाति की भाषा से आया है, वह हमारी भाषा में स्थान ग्रहण कर लेता है और फिर हमें वो सूटेबल लग जाता है। यानी कि हम जब वाक्य निर्माण करते हैं तो वह जब वाक्य बोलते हैं तो बोलते समय थोड़ा भी अटपटा नहीं लगता है, तो फिर वह वहां पर फिट हो जाता है, फिर वो सदा के लिए फिट हो जाता है। तो इस प्रकार से भाषा में नए नए शब्दों को वहां पर स्थान दिया गया है और इन शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द अपनी भाषा में न प्राप्त हो तो उन्हें वैसे ही अपनी भाषा में स्वीकार करने में किसी भी भाषाभाषी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर पर्यायवाची नहीं है तो फिर आपको उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। यहाँ पर लेखक ये कहना चाहते हैं। आगे चलते हैं। यही भाषा की आधुनिकता होती है, ठीक है। अगर आप आधुनिकता क्या है, अब यहाँ लेखक क्या कहते हैं कि भाषा की आधुनिकता क्या है कि अगर कहीं से किसी जातियों के संपर्क से या किसी संस्कृति के संपर्क से आपके भाषा में कोई शब्द आकर जुड़े हैं जो पर्यायवाची के रूप में नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, तो फिर आप उस शब्द को अपनी भाषा में स्थान दे देंगे। तो यही आधुनिकता है, यानी कि स्थान देने के बाद क्या हुआ, उस भाषा में थोड़ी सी नवीनता आ गई, नूतनता आ गई, थोड़ी रमणीयता आ गई, यानी सुंदरता आ गई, परिवर्तन हो गया। परिवर्तन होते ही उसमें सुंदरता आ गई। तो यहाँ पर भी जो सुंदरता है वही क्या है, आधुनिकता है, ठीक है। तो भाषा और आधुनिकता की बात कही गई है, तो यहाँ पर जो बात है कि अगर भाषा में परिवर्तन हुआ है तो फिर वो आधुनिक बन गई है। भाषा की सजीवता इस नवीनता को पूर्णतः आत्मसात करने पर ही निर्भर करती है कि भाषा सजीव कब होगी, कि परिवर्तनशील भाषा होती है ना वही सजीव होती है, और अपरिवर्तनशील भाषा जो होती है वो कैसी होती है, निर्जीव होती है, फिर वो आगे नहीं बढ़ती है, वो वहाँ जहाँ पर वो बोली जाती है वो वहीं तक सीमित रहती है। अगर उसमें परिवर्तन होता है थोड़ा बहुत तो फिर वो अन्य के लिए सजीव हो जाती है, यानी कि अन्य के द्वारा बोली जाती है, फिर वो आगे और उसका जो बोलने का भाषा की जो बोलने की जो सीमा है वो बढ़ जाती है, ठीक है, फिर वो सजीव हो जाती है। तो भाषा की जो सजीवता इस नवीनता को पूर्णतः आत्मसात कर लेती, कि जब नवीन शब्द आ जाते हैं और वो उन्हें आत्मसात करके उन्हें अपना लेती है तो करने पर ही निर्भर करती है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि भाषा की सजीवता, की भाषा सजीव होकर उन शब्दों को आत्मसात कर देती है। अगर आत्मसात करती है तभी वो नूतनता की प्रतीक, और नूतनता की प्रतीक है तो फिर उसमें रमणीयता आ जाती है, यानी कि उसमें सुंदरता आ जाती है, ठीक है। तो सुंदर होने के लिए किसी भी भाषा को सजीव होना पड़ेगा, और सजीव होने के लिए किसी भी शब्दों को अपने अंदर समाना पड़ेगा, तब वह सजीव हो जाएगी, उसके बाद में वह सुंदर हो जाएगी।
भाषा म्यूजियम की वस्तु नहीं है, कि भाषा कोई सजाने की वस्तु नहीं है जो आपने एक जगह रख लिया, उसका कोई उपयोग ही नहीं कर रहे हो, कोई प्रयोग ही नहीं कर रहे हो, किसी प्रकार से उसमें परिवर्तन ही नहीं कर रहे हो। ठीक है, ऐसा कोई म्यूजियम की वस्तु नहीं है कि आप उसे रख सकते हो। उसकी स्वतः सिद्ध एक सहज गति है। गति यानी कि निरंतर चलने की गति है, निरंतर विचारों की गति है, जो सदैव नित्य नूतनता को ग्रहण कर चलने वाली है। नित्य, देखिए नित्य बार बार क्यों आ रहा है, कि सदैव, हमेशा, हर पल, हर क्षण उसमें नवीनता आती रहेगी, उसमें परिवर्तन होता रहेगा। तो जहाँ भी परिवर्तन होता है वहाँ पर भाषा में नूतनता आएगी, और जहाँ नूतनता आएगी, नवीनता आएगी, वहाँ पर भाषा में सुंदरता आएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। बिल्कुल, अगर हम किसी संस्कृति की बात करते हैं, किसी भी सभ्यता संस्कृति की बात करते हैं, तो उसमें भाषा का जो रोल होता है वो बहुत ही मुख्य होता है, प्रमुख होता है। क्योंकि भाषा के माध्यम से ही हम संस्कृति को समझ सकते हैं, किसी के व्यवहार को समझ सकते हैं, किसी की वाणी को समझ सकते हैं, उसके मन के भावों को समझ सकते हैं भाषा के माध्यम से। अगर भाषा ही नहीं होगी तो हमें संस्कृति का ज्ञान कैसे होगा। ठीक है, तो संस्कृति परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। अगर कोई व्यक्ति संस्कृति परंपरा से निकल गया है ना, उसकी संस्कृति परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। अगर उसमें बहुत अधिक, मतलब उसमें संस्कृति की परंपरा को बिल्कुल मानने वाला है, लेकिन फिर भी वो गतिशील है। क्यों? क्योंकि वो भाषा में आए हुए शब्दों को, अन्य भाषाओं और अन्य संस्कृति से आए हुए शब्दों को आत्मसात कर रहे हैं, तो वो क्या है, फिर गतिशील है। ठीक है, और परिवर्तनशील है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। किसके साथ जोड़ी जाती है? विज्ञान की प्रगति के साथ। अगर वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग हो रहा है और आप उसे ज्यों का त्यों अपना रहे हैं, तो फिर वह भाषा प्रगतिशील भाषा कही जाएगी, निर्जीव नहीं कही जाएगी, फिर वो सजीव भाषा कहलाएगी। ठीक है, वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण अद्भुत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। यानी कि अब देखिए, ये कहा गया है, यहाँ लेखक ये कहते हैं अपने निबंध में कि वैज्ञानिक आविष्कार कई प्रकार के हुए, बहुत सारे हुए, आप सभी को पता है। ठीक है, उसके प्रभाव के कारण, उस वैज्ञानिक आविष्कार के जो प्रभाव हुआ है इस दुनिया में, सृष्टि में जो असर हुआ है, उस असर के कारण अद्भुत नई सांस्कृतिक, बहुत सारी नई संस्कृतियां हलचल हुई है। ठीक है, कई संस्कृतियों, कई देशों की संस्कृतियों में परिवर्तन हुआ है। हमारी भारतीय संस्कृति में भी बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। पश्चिमी संस्कृति का असर आज आप अपनी भारतीय संस्कृति में देख सकते हैं, तो ये सबसे बड़ा एक उदाहरण है समझने के लिए। ठीक है, तो बहुत सारे जो जितने भी वैज्ञानिक आविष्कार हुए हैं, उसमें जितनी भी अद्भुत नई संस्कृतियाँ थी, उन संस्कृतियों में हलचल हुई है, और उन हलचल के कारण बहुत सारे शाब्दिक रूप देने के लिए, मतलब उन हलचलों को, उन बातों को कहने के लिए कुछ शब्दों की आवश्यकता थी, और उन शब्दों की आवश्यकता के लिए कि जो परंपरागत शब्द थे वो पर्याप्त नहीं हुए, परंपरागत शब्दों के माध्यम से ही लोग समझ नहीं पा रहे थे, तो उनको फिर अन्य भाषा के शब्दों को हिंदी भाषा में प्रवेश दिया गया। इस प्रकार हिंदी क्या, बहुत सारी भाषाओं में अन्य भाषा के शब्दों को प्रवेश दिया गया। इस प्रकार से भाषा की आधुनिकता यहाँ पर सटीक अर्थ प्रस्तुत करती है। ठीक है, कि इस प्रकार कहेंगे कि जब परंपरागत जो शब्द थे उनसे हमें अर्थ ग्रहण करने में आसानी नहीं हुई, तो हमें जो सांस्कृतिक विलय के कारण, यानी कि संस्कृतियों के संपर्क के कारण जो शब्द आए हैं, उन शब्दों को हमने अपने भाषा में स्थान दिया, और भाषा में स्थान देने के बाद में हमें वो वाक्य समझ में आया, तो फिर हम कहेंगे कि ये भाषा की आधुनिकता, यानी कि भाषा और आधुनिकता दोनों मिक्स हो गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। कि इसके लिए सबसे पहले तो नए नए प्रयोग करने पड़ेंगे, नई नई भावी योजनाएं बनानी पड़ेगी। ठीक है, और उन भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की भी तो आवश्यकता होगी, तो उसकी खोज करना आवश्यक है कि हमारी भाषा में कौन सी संस्कृति के शब्द सटीक लगेंगे और फिट हो जाएंगे, ये हमें खोज करनी है। अब प्रश्न यह है कि भाषा में ये परिवर्तन कैसे संभव है भाई? अब आसानी से तो संभव नहीं है, हम ऐसे ही तो किसी शब्द को उठाकर अपनी भाषा में स्थान नहीं दे सकते, क्योंकि फिर वो भाषा का विकृत रूप हो जाएगा,
विकराल रूप हो जाएगा, फिर वो कुरूप हो जाएगी। ठीक है, तो भाषा को सुंदर बनाने के लिए ऐसे शब्द ढूंढने भी तो पड़ेंगे, तो उसके लिए भी शोध कार्य चला। ठीक है, यत्न साध्य अथवा सहज सिद्ध, यानी कि अब ये प्रश्न था कि भाषा में परिवर्तन कैसे हो, मतलब कि कठिन परिश्रम से या आसानी से, दो प्रकार से हुआ। यत्न साध्य यानी कि कठिन परिश्रम से, और सहज सिद्ध यानी आसानी से होने वाला किस प्रकार से होता है, देखते हैं हम। यत्न साध्य से हमारा तात्पर्य है कि भाषा को युगानुकूल बनाने के पीछे किसी व्यक्ति विशेष अथवा व्यक्ति समूह का प्रयत्न होना चाहिए। ठीक है, यत्न साध्य यानी कि अगर हमें भाषा को समय के अनुरूप बनाना है, समय के अनुसार हमें बनाना है, तो उसको बनाने के पीछे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का प्रयत्न होना चाहिए। बस कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह प्रयत्न करके, शोध करके उन शब्दों को लाए और हमारी भाषा में फिट करे और वे सही साबित हो जाए और उनका अर्थ हमें सहज समझ में आ जाए, तो फिर वो सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। और सहज सिद्ध से आशय है कि इतना ही है कि भाषा की यह गति स्वाभाविक होने के कारण यह किसी प्रयत्न विशेष की अपेक्षा नहीं रखती। सहज सिद्ध का मतलब कि अगर भाषा में हमें परिवर्तन करना है तो फिर उसे किसी भी प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है, वो ऐसे ही सहज सिद्ध शब्दों का अपने अंदर समाहित कर लेती है। ठीक है, तो ये हुई भाषा की, किस प्रकार भाषा को भाई परिवर्तनशील नवीन बनाया जा सकता है, कि यत्न साध्य या सहज सिद्ध, तो दोनों ही प्रकार से बनाया जा सकता है। ठीक है, यदि उपलब्ध भाषा वैज्ञानिक आधारों का पर्याप्त अनुशीलन करें, यानी कि जो हमें भाषा प्राप्त है वो वैज्ञानिक आधार पर हमें चिंतन मनन करने योग्य बनाए, तो पहली बात ही सत्य सिद्ध होगी। कौन सी? यत्न साध्य वाली, कि एक समूह, एक व्यक्ति का समूह या कोई व्यक्ति अपने द्वारा यानी कि कुछ प्रयत्न द्वारा ऐसा कार्य करे कि वैज्ञानिक शोध के माध्यम से उन शब्दों को ढूंढ के लाए और फिर हमारी भाषा में फिट करे, जो उसका सार्थक अर्थ निकालती हो। ठीक है, तो इस प्रकार से कहा गया है कि यदि उपलब्ध भाषा वैज्ञानिक आधारों का पर्याप्त अनुशीलन करें, तो ये जो यत्न साध्य वाली जो बात है वही यहाँ पर फिट होगी कि उसी के अनुसार हम हमारे भाषा में परिवर्तन कर सकते हैं। 18वीं शती में अंग्रेजी भाषा ने और 20वीं शती में जापानी भाषा में, देखिए 18वीं शताब्दी में हम लिखेंगे तो 18वीं शताब्दी में तो अंग्रेजी भाषा, ठीक है, और 20वीं शताब्दी में जापानी भाषा। ठीक है, यहां लिख दिया है 18वीं शती में अंग्रेजी भाषा ने और 20वीं शती में जापानी भाषा ने इस नवीनीकरण की पद्धति को अपनी कोशिशों से संपन्न बनाया। देखिए 18वीं शताब्दी में जब नवीनीकरण होना था तो अंग्रेजी भाषा ने इसको संपन्न बनाया, यानी कि नवीनीकरण की जो पद्धति थी उसको सार्थक फिट करा। ठीक है, उसके बाद में 20वीं शताब्दी में जो भाषा आई, कौन सी? जापानी। तो 20वीं शताब्दी में जितने परिवर्तन हुए, जितने वैज्ञानिक अनुसंधान हुए, उन अनुसंधानों के फलस्वरूप जो रमणीयता लानी थी, उस सुंदरता को लाने के लिए यहाँ पर जापानी शब्दावली ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा सार्थक मतलब प्रयोग किया है। ठीक है, तो जापानी शब्दावली को 20वीं शताब्दी ने अपनाया और 18वीं जो अंग्रेजी, हम ये कहेंगे कि 18वीं शताब्दी में अंग्रेजी शब्दावली को अपनाया और 20वीं शताब्दी ने जापानी शब्दावली को अपनाया। ठीक है, आगे चलते हैं। हर भाषा की अपनी खास प्रवृत्ति होती है, बिल्कुल बहुत ही खास प्रवृत्ति होती है, एक शैली होती है बोलने की, लिखने की, पढ़ने की। ठीक है, लिपि होती है, बहुत तरह तरह की प्रवृत्तियां होती है। शब्द निर्माण तथा अर्थ ग्रहण की दिशा में उसका अपना अलग रुख होता है। ठीक है, अलग व्यक्तित्व होता है, अलग स्थान होता है। ठीक है, उस विशेष प्रवृत्ति के रुख को ध्यान में रखकर ही, ठीक है, बिना उस भाषा की मूल आत्मा को विकृत किए यानी कि समाप्त किए या कुरूप बनाए हुए, ठीक है, हम अन्य भाषागत शब्दों को स्वीकार कर सकते हैं। क्या कहा है? देखिए कि शब्द निर्माण तथा अर्थ ग्रहण की दिशा में अगर हम शब्द का निर्माण करते हैं और उसका अर्थ ग्रहण करते हैं, उस दिशा में उसका अपना अलग रुख होता है, जो भी भाषा है। ठीक है, उस विशेष प्रवृत्ति के रुख को ध्यान में रखकर, क्योंकि सबकी अलग अलग प्रवृत्ति होती है। अब देखिए, जब हम इंग्लिश में लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं,
ठीक है, बिना मात्रा के, बिना लाइन के। अब हम हिंदी में लिखते हैं तो ठीक है, हमने व्यंजन भी लिखे, स्वर की जो मात्रा लगाई है वो लिखा है, और इस प्रकार से हमने हिंदी लिखा, ठीक है। तो सबके अलग अलग रूप होते हैं। अब हमें उर्दू में लिखना है तो उर्दू में यहाँ से शुरू होता है, वो जैसे भी लिखते हैं, मुझे नहीं आता है, मैं बता रही हूँ, ठीक है। जापान में लिखते हैं तो ऐसे ऐसे प्रकार, पता नहीं कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। तो सबका अलग रुख होता है, अलग प्रवृत्ति होती है। तो देखिए क्या कहा है कि उस विशेष प्रवृत्ति के रुख को ध्यान में रखकर ही, ठीक है, उस विशेष प्रवृत्ति के रुख को ध्यान में रखकर और बिना उस भाषा की मूल आत्मा को, यानी कि इसकी मूल आत्मा को किसी प्रकार से हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, और इसकी मूल आत्मा को किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। ये अगर उर्दू इसी प्रकार से लिखी जाती है तो इसी प्रकार से लिखी जाएगी, जापानी इसी प्रकार से लिखी जाती है तो ये ऐसे लिखी जाएगी, बिना उसकी मूल आत्मा को समाप्त किए बिना या विकृत किए बिना या उसको कुरूप बनाए बिना, ठीक है। हम अन्य भाषागत और अन्य भाषागत शब्दों को स्वीकार कर सकते हैं। आया समझ में? बंद रूपगत परिवर्तनों के साथ, बंद रूपगत मतलब कि हम उसे अपने अंदर समाहित कर सकते हैं। यह काम एशिया और अफ्रीका जैसे वैज्ञानिक साहित्य सृजन की दिशा में पिछड़े हुए देशों में और भी सत्वर होना चाहिए, ठीक है, और इसकी अत्यंत आवश्यकता है। ये यहाँ पर लेखक ये कह रहे हैं कि देखिए एशिया और अफ्रीका के जो देश है, वैज्ञानिक साहित्य है, वो जो वैज्ञानिक साहित्य है वो थोड़ा पिछड़ा हुआ है। यूरोप और अमेरिका ये थोड़े ज़्यादा डेवलप है, ठीक है। एशिया अफ्रीका के जो वैज्ञानिक साहित्य है वो थोड़े पिछड़े हुए हैं, थोड़े अभी पीछे रह गए हैं। तो सृजन की दिशा में यानी कि निर्माण की दिशा में पिछड़े हुए देशों में और भी सत्वर होना चाहिए, कि इनमें ये कार्य ज़्यादा होना चाहिए, भाषा में इन शब्दावलियों का समावेश ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, और इसकी अत्यंत आवश्यकता भी है। क्यों? अगर इन शब्दों का समावेश नहीं किया गया तो फिर यहाँ की जो जनता है उसको इन शब्दावलियों की जानकारी कब होगी, और जब शब्दावली आएगी तो वो अर्थ की तरफ जाएगी, और अर्थ का जब ज्ञान होगा तो वो उसे भी प्राप्त करने की कोशिश करेगी। अर्थात ये कहा जा सकता है कि वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए वह भी प्रेरित हो जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। भाषा की साधारण इकाई शब्द है, ठीक है, शब्द है, शब्द से ही किसी भाषा का निर्माण होता है। शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही दुरू है, यानी कि दूर है, मुश्किल है, ठीक है। यदि भाषा में विकसनशीलता शुरू होती है, ठीक है, तो शब्दों के स्तर पर ही दैनिक सामाजिक व्यवहारों में, ठीक है, यहाँ पर आएगा दैनिक सामाजिक व्यवहारों में हम कई ऐसे नवीन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाओं से उधार लिए गए हैं, ठीक है। हम देखिए दैनिक जीवन में हम सामाजिक व्यवहार में कई ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो अलग अलग भाषाओं से लिए गए हैं, लेकिन हमें पता लगता है कि हमारी जो भाषा है वो हमारी खुद की है, ठीक है। हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी में कई ऐसे शब्द आते हैं, जैसे अखबार आ गया, अरे अखबार आया क्या, पर अखबार तो उर्दू शब्द आ गया, ठीक है। बहुत से ऐसे शब्द हैं जो अलग है, ठीक है। वैसे ही नए शब्दों का गठन भी अनजाने में अनायास ही होता है। नए शब्द जो बन जाते हैं वो अचानक ही बन जाते हैं, ऐसा नहीं कि हम कोई प्लानिंग लेके या योजना के साथ हम बनाएंगे, ऐसा नहीं होता है, वो स्वतः ही बन जाते हैं, ठीक है। ये शब्द अर्थात उन विदेशी भाषाओं से सीधे विकृत ढंग से उधार लिए गए होते हैं। विकृत यानी कि बिना कोई तरीके से ले लेते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे फिट हो जाते हैं। भले ही काम चलाऊ माध्यम से प्रयुक्त हो, साहित्यिक दायरे में कदापि ग्रहणीय नहीं। यदि ग्रहण करना पड़े तो उन्हें भाषा की मूल प्रकृति के अनुरूप साहित्यिक शुद्धता प्रदान करनी पड़ती है। यहाँ प्रयत्न की आवश्यकता प्रतीत होती है। अब ये कह रहे हैं, देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कि ये जो शब्द है अर्थात उन विदेशी भाषाओं से सीधे विकृत ढंग से उधार लिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद में भले ही काम चलाऊ माध्यम से प्रयुक्त हुए हैं, हमने जो प्रयोग करे हैं वो तो काम चलाऊ कर लिया, हमें समझ में नहीं आया, हमने बोल दिया, ठीक है। उसके बाद में साहित्यिक दायरे में कदापि ग्रहण नहीं होते, लेकिन साहित्यिक क्षेत्र अगर है, आप साहित्य की रचना कर रहे हैं तो वहाँ पर इस तरह से काम चलाऊ शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते, वहाँ पर इसकी परमिशन नहीं है। यदि ग्रहण करना पड़े तो उन्हें भाषा की मूल प्रकृति के अनुरूप साहित्यिक शुद्धता देनी पड़ेगी।
यानी कि आपको अगर इन शब्दों को ग्रहण करना है, अपने साहित्य में स्थान देना है, तो आपको भाषा की जो मूल प्रकृति है, उसका जो मूल रूप है, सबसे पहले उसे लाना पड़ेगा। उसके बाद साहित्यिक शुद्धता प्रदान करनी पड़ेगी उसे, ठीक है। और यहाँ प्रयत्न की आवश्यकता प्रतीत होती है कि ऐसा अगर आपको साहित्य की रचना में भाषाओं के शब्दों का प्रयोग करना है तो उसकी मूल प्रकृति का ज्ञान होना आपको अति आवश्यक है, ठीक है। जैसे हम कई बार पढ़ते हैं लैटिन भाषा के शब्द अलग है, अंग्रेजी भाषा के शब्द अलग है, ठीक है, रोमन भाषा के शब्द अलग है, तो उसकी मूल प्रकृति जब आ जाती है तो फिर हम देख लेते हैं कि उसका यहाँ पर साहित्य में क्या स्थान रहेगा। आगे चलते हैं। और एक प्रश्न यह है कि कौन इस साहित्यिक शुद्धिकरण का जिम्मा अपने ऊपर ले सकते हैं, कि कौन ये जिम्मेदारी निभाएगा। हिंदी भाषा के नवीनीकरण यानी कि शुद्धिकरण के लिए भारत सरकार ने अब तक काफ़ी प्रयत्न किया है। इसके लिए सन 1950 में शास्त्रीय एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की गई है। अब शास्त्रीय और तकनीकी शब्दावली के आयोग की स्थापना क्यों की गई? क्योंकि शास्त्रीय और तकनीकी शब्दों की माध्यम से हम साहित्य में उन शब्दों को रख सकते हैं, ठीक है, साहित्य का विकास कर सकते हैं, जो विज्ञान की हर शाखा के लिए योग्य शब्दावली का निर्माण कर रही है। यानी कि विज्ञान जब अलग अलग अनुसंधान कर रही है तो अनुसंधान का जो नाम है वो भाषा के अनुरूप होना चाहिए, तो वह अनुसंधान का नाम उसके अनुसार प्रयोग कर सके। इस प्रकार से यह 1950 में जो भारत सरकार ने ये जो आयोग की स्थापना करी है वो क्या कर रही है कि जो विज्ञान की जो हर शाखा है उस शाखा के लिए जो योग्य शब्दावली है कि उस हर शाखा का नाम होना चाहिए और उसका नाम हमारी भाषा में किस प्रकार का होना चाहिए। इस प्रकार से हिंदी भाषा में उसका निर्माण कर रही है। हिंदी साहित्य सम्मेलन जैसी ऐच्छिक संस्थाओं ने भी इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण काम किया है, क्योंकि अगर हमें हिंदी भाषी शब्द नहीं मिलेंगे अनुसंधानों के तो हमें उसका ज्ञान कैसे होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। राहुल संकृत्यानंद और डॉक्टर रघुवीर जैसे मूर्धन्य मनीषियों ने भी इस काम को पहले पहल अपनी अभिरुचि के कारण अपने ऊपर लेकर गतिशील बनाने की कोशिश की है, ठीक है, इन्होंने भी ये जिम्मेदारी निभाई है। अब तक इस दिशा में जो कुछ भी कार्य हुआ वह अपर्याप्त ही है, यानी कि अब तक जितना भी कार्य हुआ है वो पूरा नहीं है, मतलब इतना हमारे लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि यह कार्य अपनी शैशवकालीन दशा से गुजरकर आगे बढ़ नहीं सका। शैशवकालीन यानी कि जब शुरू हुआ, हम बोलते हैं जब बच्चा जन्म लेता है तब वो छोटा होता है, उसके बाद धीरे धीरे विकास की तरफ वृद्धि होती है और विकास होता है। लेकिन यहाँ तो क्या हुआ है कि ये जो कार्य शुरू किया था नई शब्दावली के गठन का, तो ये नई शब्दावली के गठन का बस जन्म हुआ और छोटी सी अवस्था में रहकर रह गया, उसका विकास नहीं हुआ है, उसकी वृद्धि नहीं हुई है, तो किसी प्रकार से यह आगे नहीं चल पाया है। इसकी प्रगति के अवरोध में दो वर्ग बाधा डालते हैं। दो वर्ग कौन कौन से देखिए। प्रथम वह वर्ग जो अपनी शुद्ध साहित्यिक दृष्टि के कारण आम प्रचलित उन पराये शब्दों को यथावत ग्रहण करने में संकोच करता है। एक वर्ग तो वह है साहित्य के क्षेत्र में जो ये कह रहा है कि शुद्ध साहित्यिक दृष्टि है, हमारा जो साहित्य है वो हिंदी भाषी शुद्ध साहित्य है, अब इसमें हम अन्य शब्दों को कैसे ग्रहण करें, वो करना ही नहीं चाहते। तो एक वर्ग तो वो इसमें बाधा डाल रहा है। अब दूसरा वर्ग क्या है? दूसरा वह वर्ग जो अपने विषय के पारंगत होने पर भी साहित्यिक व भाषा वैज्ञानिक पृष्ठभूमि के अभाव में उन प्रयुक्त विदेशी शब्दों को मनमाने ढंग से विकृत कर अपनी मातृभाषा में थोपना चाहता है। वो देखो क्या कर रहा है कि भाई जो एक वर्ग तो है कि वो तो कह रहा है हमारा साहित्य शुद्ध है और शुद्ध साहित्य में हम इन शब्दों को नहीं लेंगे, और दूसरा वर्ग अगर ले भी रहा है तो उसे वैज्ञानिक ढंग से हूबहू नहीं रख रहा है, उसे विकृत करके, उसे बहुत ही बुरी अवस्था में करके और फिर उन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो फिर वह साहित्य में अर्थ कहाँ से देंगे। तो फिर वे इस प्रकार से वे साहित्य में जुड़ने के लिए इस प्रकार से दो वर्ग उसमें बाधा डाल रहे हैं। आजकल कई प्रादेशिक सरकारों ने यानी कि राज्य सरकारों ने अपनी प्रांतीय भाषाओं में उच्च स्तरीय पाठ्य पुस्तकों के निर्माण के लिए कई आयोगों की स्थापना की है। क्या किया है भाई, देखिए जितने भी राज्य सरकार थी उन्होंने अपनी जो प्रांतीय भाषा है, अपने राज्य की जो भाषा है उस भाषा में उच्च स्तरीय यानी कि उच्च स्तर में हाई स्टैंडर्ड में
पाठ्य पुस्तकों के निर्माण के लिए कई आयोगों की स्थापना करी है और आयोगों में उन पाठ्य पुस्तकों का निर्माण भी हो रहा है। हम आशा करते हैं कि वे आयोग उपयुक्त तो उन बाधित तत्वों से हटकर, यानी कि जो पहले वर्ग और दूसरे वर्ग के लोग थे उन लोगों के तत्वों से हटकर अपना काम सुचारू बना सकेंगे। विदेशी शब्द जिन्हें अपनी प्रांतीय भाषाओं में ग्रहण करने की आवश्यकता है, खास तौर पर दो तरह के होते हैं। अब देखिए, प्रांतीय भाषाओं में जो विदेशी शब्द ग्रहण करने के लिए जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। तो किस प्रकार के होते हैं वे शब्द देखिए, एक तो होते वस्तु सूचक और दूसरे होते भाव सूचक। ठीक है, एक तो होते हैं जो वस्तु सूचक होते हैं, ठीक है, और एक होते हैं जो भाव को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो देखिए, विज्ञान की प्रगति के कारण नई चीजों का निरंतर आविष्कार होता रहता है। बिल्कुल, बहुत नई नई चीजें बनकर आती है। कभी फ्रिज, बहुत पहले देखिए फ्रिज बनकर आया था जब बहुत कम लोगों के पास था, आज हर घर में फ्रिज है ना। इन्वर्टर देख लीजिए, इन्वर्टर भी आजकल बहुत से लोगों के पास है। क्यों? क्योंकि लाइट जाती है। तो विज्ञान ने जैसे जैसे प्रगति करी है वैसे वैसे ही मतलब उसकी शब्दावली भी जागृत हुई है। ठीक है, शब्दावली भी उसकी बनी है। विज्ञान की प्रगति के कारण नई चीजों का निरंतर आविष्कार होता रहा है। जब कभी नया आविष्कार होता है उसे एक नई संज्ञा दी जाती है, यानी कि संज्ञा का मतलब उसका नाम दिया जाता है। क्या दिया जाता है? नाम। ठीक है, जैसे ये देखिए यहाँ पर एक ये लगा हुआ है, अब इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कंप्यूटर। ठीक है, ये एक वैज्ञानिक चीज है, इसको क्या कहेंगे? रिमोट कहेंगे। ठीक है, ये आपका जो बोर्ड है इसे क्या कहेंगे? इसे बोर्ड कहेंगे। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज है जिसे विज्ञान ने आविष्कार किया है तो उसका एक नाम तो होता है ना। बिना नाम के इस संसार में कोई वस्तु नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई प्राणी नहीं है, तो उसको संज्ञा दी जाती है। संज्ञा का मतलब उसको नाम दिया जाता है। ठीक है, जिस देश में उसकी सृष्टि की जाती है, जिसमें निर्माण किया जाता है, वह देश उस आविष्कार के नामकरण के लिए नया शब्द बनाता है, वही देश बनाता है, और वही शब्द प्राय अन्य देशों में बिना परिवर्तन के वैसे ही प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब कि कोई चीज आविष्कार हुआ किसी चीज का, अब किसी चीज का आविष्कार होने के बाद में क्या हुआ, उस देश में उसका एक नाम रखा गया और वह नाम फिर अन्य देशों में भी गया और लोग भी उसको उसी नाम से पुकारेंगे। ऐसा तो नहीं भाई, जो हम फोन को बोल रहे हैं, ये भाई मोबाइल है तो फोन को मोबाइल कहा जा रहा है तो उसको मोबाइल ही कहेंगे। अब अन्य देश में उसको कुछ और नाम से बोलेंगे, व्यक्ति आकर उसको खरीदना चाहता है तो क्या वह अपनी भाषा में जो शब्द बोलेगा क्या उसे समझ में आएगा? नहीं आएगा। तो जो वैज्ञानिक वस्तु है अगर उसका आविष्कार हो रहा है तो उसका जिस देश में जो नाम दिया है वही नाम पूरी दुनिया में घूमेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि हर देश उस चीज के लिए अपना अपना नाम देता है रहेगा तो उस चीज को समझने में दिक्कत होगी। सही बात बोली ना, कि हमें समझ में ही नहीं आएगा कि वो किस चीज के लिए कह रहे हैं। फ्रीज है तो हम फ्रिज के लिए कहेंगे, ठीक है, या फिर हम कंप्यूटर के लिए कहेंगे तो कंप्यूटर का अगर आप और कोई नाम बोल रहे हैं, जैसे हम हिंदी में या संस्कृत में बोल सकते हैं कंप्यूटर को संगणक यंत्र। अब आप अमेरिका में जाकर कहेंगे कि संगणक यंत्र मुझे चाहिए, तो क्या वो समझ पाएंगे क्या है संगणक यंत्र? कुछ नहीं, वो समझ ही नहीं पाएंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा संगणक यंत्र क्या होता है। ठीक है, तो जो नाम मतलब जिस चीज का आविष्कार हुआ है और आविष्कार जिस देश में हुआ है उस देश ने उसको जो नाम दिया है वही नाम अगर आप पुकारेंगे और वही लेंगे और उसी को फिर आपको साहित्य में रखना पड़ेगा और भाषा में भी रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे रेडियो, टेलीविजन, स्पुतनिक, प्राय सभी भाषाओं में इनके लिए एक ही शब्द प्रयुक्त होते हैं। और एक उदाहरण देखिए, सीडी लगाना। ऊपर चढ़ने के लिए अनादि काल से भारत में एक ही साधन मौजूद है, सीढ़ी। औद्योगिक क्रांति आदि ने आवश्यकता के अनुसार और भी कई तरह की सीढ़ियों का निर्माण किया, जैसे लिफ्ट, एलिवेटर, एस्केलेटर आदि। ठीक है, अब देखिए हम ये कहते हैं कि हम तो कहते हैं सीढ़ी लगाना। अब जो आधुनिक काल है उस आधुनिक काल में अलग अलग देशों ने अलग अलग चीजें बनाई हैं। लिफ्ट बना ली तो लिफ्ट को तो लिफ्ट ही कहेंगे, हम उसको ऐसा तो नहीं कहेंगे भाई लाइट से चलने वाली जो सीढ़ी है, तो सीढ़ी तो है ही नहीं, वो तो रूम है एक छोटा सा, तो वो लिफ्ट कहेंगे उसको। एलिवेटर को एलिवेटर ही कहेंगे और एक्सेलेटर को एक्सेलेटर ही कहेंगे। ठीक है, और कोई नाम नहीं बोलेंगे ना। तो जो नाम जिसका दिया गया है वही नाम हम रखेंगे तो हमें आसानी से समझ में आएगा। भारतीयों के लिए ये बिल्कुल नए शब्द है और इसलिए भारतीय भाषाओं में इसके लिए अलग अलग नाम द्रव्य नहीं होते।
इस स्थिति में उन शब्दों को यथावत ग्रहण करना, यानी कि जैसा का ज्यों का त्यों, यथावत मतलब ज्यों का त्यों, ठीक है, ज्यों का त्यों ग्रहण करने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। फ्रेंच और लैटिन भाषाओं से अंग्रेजी ने ऐसे ही कई शब्दों को आत्मसात कर लिया और अंग्रेजी से रूसी ने, मतलब कि फ्रेंच और लैटिन भाषा के जो शब्द हैं उनको अंग्रेजी ने कर लिया और अंग्रेजी के कई शब्द हैं जो रूसी भाषा ने आत्मसात कर लिए हैं, ठीक है। हिंदी ने भी बहुत सारी भाषाओं के शब्दों को आत्मसात किया है, ठीक है। तो इस प्रकार से अनेक भाषाओं के शब्दों को अगर हम परिवर्तन के साथ आत्मसात करते हैं तो उसमें नवीनता आती है और नवीनता ही सुंदरता लाती है, यानी कि रमणीयता लाती है। भाषा की हम भाषा और आधुनिकता जब पढ़ रहे थे उसमें पहला वाक्य यही है कि रमणीयता नित्य नूतनता है, ठीक है। अगर आप नित्य नूतनता लाएंगे तो आपकी रमणीयता बनी रहेगी, अन्यथा वो फिर कुरूपता में बदल जाएगी। आगे चलते हैं। कभी कभी एक ही भाव के होते हुए भी उसके द्वारा ही उसके और अन्य पहलू अथवा स्तर साफ व्यक्त नहीं होते। उस स्थिति में अपनी भाषा में ही उपस्थित विभिन्न पर्यायवाची शब्दों का सूक्ष्म भेदों के साथ प्रयोग करना पड़ता है। जैसे उष्ण एक भाव है, ठीक है। जब किसी वस्तु की उष्णता के बारे में कहना हो तो हम कश्मा कहते हैं और परिणाम के संदर्भ में उसी को हम ताप कहते हैं। वस्तु तो अपनी मूल भाषा में उष्ण, उष्मा, ताप, इनमें उतना अंतर नहीं है जितना अब समझा जाता है, ठीक है। यानी कि जितना आप कश्मा कहेंगे वो तो थोड़ा कम समझा जाएगा, लेकिन आप जब इसी को आप पर्यायवाची में कहेंगे, उष्ण, उष्मा, ताप ये कहेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आँख के भी आप कई अर्थ निकाल सकते हैं, नयन, नेत्र, लोचन, ठीक है। आप दृक कह रहे हैं तो अलग अलग जो शब्द है आपकी भाषा के ही है, तो आपकी भाषा के अर्थ तो आपको समझ में आ जाएंगे। और दूसरी भाषा के शब्द जब आप अर्थ के साथ लेंगे तो फिर वो समझ में नहीं आएंगे, आपको उसे यथावत ज्यों का त्यों ग्रहण करना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। इनमें उतना अंतर नहीं है जितना अब समझा जाता है। पहले अभ्यास की कमी के कारण जो शब्द कुछ वंदुमा विपरीत से प्रतीत होते हैं वे ही कालांतर में मामूली शब्द बनकर सर्व प्रचलित होते हैं, ठीक है। यानी कि पहले जो थोड़े से अलग से विपरीत यानी विलोम जैसे प्रतीत होते थे, विलोम दिखते थे हमको, यानी कि ये तो बिल्कुल उल्टे हैं ऐसे दिखाई देते थे, समय के अनुसार उसमें मामूली शब्द बनकर प्रचलित हो गए हैं। अब वो कोई ऐसे विपरीत से हमें दिखाई नहीं देते हैं। आगे चलते हैं। नवीनीकरण कितना ही प्रशस्त कार्य क्यों न हुआ हो, उस प्रक्रिया में यह भूलना नहीं चाहिए कि भाषा का मुख्य कार्य सुस्पष्ट अभिव्यक्ति है, ठीक है। हम जब नवीनीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं, नूतनता की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमें कितना ही प्रशस्त कार्य क्यों न किया हो, कितना ही अच्छा कार्य क्यों न किया हो, उस प्रक्रिया में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भाषा का जो मुख्य कार्य है वो है अभिव्यक्ति, यानी किसी बात को कहना, बताना, ठीक है। भाषा का मुख्य कार्य यही है, किसी भी बात को बताना, उसका उत्तर देना, जवाब देना, बोलना, ठीक है। यदि सुस्पष्टता और निर्दिष्टता से कोई भी भाषा वंचित रहे तो वह भाषा चिरकाल तक जीवित नहीं रह सकेगी। यानी कि आप अगर किसी बात को स्पष्ट नहीं कर पा रहे हो, उसको आप निर्देशित नहीं कर पा रहे हो, तो आप ये भूल जाइए कि आपकी भाषा बहुत साल तक चलेगी, नहीं, वो इतने साल तक नहीं चलेगी। अगर आप किसी शब्द को स्पष्ट नहीं कर पाए हो, उसके लिए आपको वैज्ञानिक अनुसंधान आवश्यक है और वैज्ञानिक शब्दावली को अपनाना आवश्यक है, ठीक है। नए शब्दों के निर्माण में भी यही बात सोचनी चाहिए। इस संदर्भ में यह भी याद रखना चाहिए कि हम पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर उस शब्द की मूल आत्मा तथा सार्थकता पर उन्मुक्त विचार कर सके, स्वतंत्र रूप से हम विचार कर सके कि वे जो शब्दावली है हमको उसे किस प्रकार से आत्मसात करना है, ठीक है। आगे चलते हैं। अंग्रेजी भाषा शासकों की भाषा रही है, शासकों की भाषा है, ठीक है, क्योंकि जब अंग्रेजों का दबदबा था तो शासक लोग ही इसकी शिक्षा ग्रहण करते थे, तो शासकों की ही भाषा थी अधिकतर। आज तो ये सभी जगह है, सर्वग्राह्य है और भावदास्ता की निशानी है, ठीक है। ऐसा सोचकर यदि हम नए शब्दों का निर्माण करने में लग जाए तो नुकसान हमारा ही होगा, ठीक है। अगर हम ये सोचें कि अंग्रेजी भाषा तो बड़े बड़े लोगों की है, भाई हमारी नहीं है, और जो हम भाव प्रकट कर रहे हैं वो एक गुलामी की निशानी है, ठीक है, दास्ता की निशानी है। ऐसा सोचकर यदि हम नए शब्दों का निर्माण
करने में लग जाएंगे, नए शब्द हम खुद बनाने लग जाएंगे, कंप्यूटर का हम या किसी चीज़ का हम खुद निर्माण करेंगे, उस चीज़ का जो नाम देने की कोशिश है वो हम खुद करेंगे, तो फिर तो वो भाषा का नुकसान हो जाएगा, उसमें भाषा के वे शब्द सटीक रूप से वहाँ पर फिट नहीं होंगे। अंग्रेजी का नहीं, ठीक है, अंग्रेजों का कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हमें अंग्रेजों से दुश्मनी है, हमें उनसे चिढ़ है या हमें उनसे थोड़ा सा कोई शिकवा है, तो हम उनकी भाषा के शब्दों को नहीं अपनाएं, तो उसके लिए क्या होगा, आपकी भाषा का जो रूप है वो विकृत हो जाएगा, वो कुरूप हो जाएगा। तो आप अंग्रेजों से उस भाषा का दोष मत निकालिए, क्योंकि भाषा के शब्दों को रखने से हम उस जो वाक्य है उसको, उसके अर्थ को आत्मसात कर पा रहे हैं, उसको समझ पा रहे हैं। तो कुछ भाषा के शब्दों को रखने से अगर हम शब्दों के अर्थ को समझ पाते हैं तो हमें उन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। उर्दू में प्रयुक्त अरबी और फारसी के शब्दों को जो इस्लाम धर्म को ज्ञापित करने वाले हैं, हिंदी वाले त्यागना आरंभ करें तो हिंदी भाषा सहज भाषा न रहकर एकदम बनावटी भाषा बन जाएगी। बिल्कुल उर्दू के, फारसी के बहुत से ऐसे शब्द हैं जो हम बोलते हैं, आप कभी शब्दावली की तरफ जाना, आप जब भी जांच पड़ताल करेंगे आप उस शब्दावली को लेंगे कि उर्दू के कौन कौन से शब्द हैं जो हिंदी भाषा में प्रवेश कर चुके हैं और उनमें आत्मसात हो चुके हैं, तो आप दंग रह जाएंगे कि हमारी रोज़मर्रा के व्यवहार में जो हम शब्द बोलते हैं वही शब्द है। फारसी के कौन से है, जापान के कौन से है, अंग्रेजी के कौन से है, क्या उनके बिना हम वाक्य निर्माण कर ही नहीं सकते? तो फिर वो अगर हमने उन शब्दों को हटा दिया या उनका कोई दूसरा रूप निकालने की कोशिश की तो हमारी फिर भाषा न रह जाएगी, उसमें कुरूपता आ जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। यदि यह नवीनीकरण सिर्फ कुछ पंडितों की व आचार्यों की दिमागी कसरत ही बनी रहे तो भाषा गतिशील नहीं होती है। भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से है कि प्रयोग करना ही भाषा का संबंध है। वैज्ञानिक नए वैज्ञानिक प्रयोग करके भाषा में उन शब्दों का स्थान देना तो भाषा नवीन हो जाएगी, सुंदर हो जाएगी, रमणीय हो जाएगी, ठीक है। और जनता से है, यदि जनता उसे स्वीकार कर लेती है, ठीक है। यदि नए शब्द अपने उद्गम स्थान में ही अड़े रहे और अगर नए शब्द कह रहे हैं कि हम तो जहाँ जन्मे थे भाई वहीं रहेंगे, हम टस से मस नहीं होंगे, हम इधर उधर नहीं जाएंगे, अन्य भाषा में नहीं जाएंगे, तो ये भी संभव नहीं है, ठीक है। तो देखिए व्यवहार कब बनता है कि जब आप आए या हम आए तब व्यवहार बनता है। एक व्यक्ति आया और एक अपने अंदर ही रहा है तो फिर वो व्यवहार नहीं बनेगा। जब दोनों ही आते हैं, भाषा भी आती है और शब्द भी आते हैं, दोनों मिलकर एक दूसरे में आत्मसात होते हैं, तब वह भाषा का निर्माण होता है और तब व्यवहार बनता है, ठीक है। तो अड़े रहे और कहीं भी उनका प्रयोग किया नहीं जाए तो उसके पीछे के उद्देश्य पर ही कुठाराघात होगा। यानी कि आपने वैज्ञानिक अनुसंधान किया है कोई, मान लीजिए, और उस अनुसंधान का कोई नाम दे दिया है, कोई एक वस्तु का निर्माण किया और वस्तु का नाम दे दिया। अब वस्तु का नाम देने के बाद भाई आप कह रहे हैं कि इस वस्तु, ये जो शब्द है ये कहीं और भाषा में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा, आपका जो अनुसंधान है ना आप तक ही सीमित रह जाएगा, वो विश्व में नहीं घूमेगा। आप अगर अपने उस शब्द को पूरे विश्व में रखना चाहते हैं, यानी कि उस अनुसंधान को अपने करियर को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको उस शब्द को भी बढ़ाना होगा, उसका दायरा बढ़ाना होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके लिए यूरोपीय देशों में प्रेषक के कई माध्यम हैं, श्रव्य दृश्य विधान, वैज्ञानिक कथा साहित्य आदि। यानी कि आप कई भी ऐसे देखने योग्य जैसे वीडियो है या टेलीविजन है, श्रव्य दृश्य साधन है कोई भी, उनके माध्यम से या वैज्ञानिक कथा साहित्य के माध्यम से आप उन चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। आगे चलते हैं और क्या कह रहे हैं कि हमारी भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक कथा साहित्य प्राय नहीं के बराबर है। बिल्कुल, भारतीय भाषाओं में कोई भी वैज्ञानिक कथा साहित्य आता है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं आता है। किसी भी नए विधान की सफलता अंततः जनता की सम्मति व असम्मति के आधार पर निर्भर करती है। अगर जनता उसे अपने जीवन में स्थान दे देती है, यानी कि जनता कुछ शब्दों को अपने साहित्य या अपनी भाषा में स्थान देती है, तो फिर वह संभव है, अन्यथा तो वह संभव नहीं है। इसलिए जनता का व्यवहारिक होना, सामाजिक व्यवहारिक होना बहुत आवश्यक है, ठीक है।
और जनता में इस चेतना को उजागर करने का उत्तरदायित्व शिक्षित समुदाय एवं सरकार का होना चाहिए। ठीक है, अगर जनता को इस चीज से हमें उजागर करना है, यानी कि हमें उस जनता को बताना है कि ये भाई क्या है, ये जो शब्दावली आई है, ये जो अनुसंधान आया है क्या है, तो जो शिक्षित समाज है वह अपने तरीके से बताए, जनता को जागृत करे कि हमारे लिए यह कितना उपयोगी है। भाषा में आधुनिकता बनाने के लिए व्यवहारिक भाषा के स्वरूप का मानकीकरण करने के लिए साथ साथ लिपि संबंधी सुधार भी आवश्यक है। भाषा के प्रयोग और उपयोग के साथ इन समस्याओं का समाधान जुड़ा हुआ है। अब देखिए, हम यहाँ एक लिपि की बात करते हैं कि मैंने यहाँ लिखा कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर लिखा। अब हम इस लिपि में तो हिंदी भाषा में नहीं लिख सकते, हिंदी में हम इस अंग्रेजी शब्द को तो नहीं रख सकते, तो हम क्या करेंगे, इससे हम हमारे शब्दों के अनुसार, हमारे स्वर व्यंजन, हमारी वर्णमाला के अनुसार हम इसे लिखेंगे। तो हमारे जो वैज्ञानिक थे, शोधकर्ता थे, उन्होंने इस प्रकार से इसका एक शब्द बनाया और हिंदी भाषा में इसको रखा। आया समझ में आप सबको कि लिपि के सुधार के साथ में शब्दों को रखा जाएगा, ज्यों का त्यों तो रखा जाएगा, नाम वही होगा, उच्चारण वही होगा, लेकिन जो लिपि होगी वह हमारी होगी, वह उस देश की नहीं हो सकती, क्योंकि वह हमारी भाषा में फिर कैसे फिट होगा। ठीक है, तो यह था हमारा भाषा के प्रयोग और उपयोग के साथ इन समस्याओं का समाधान जुड़ा हुआ है, यानी कि भाषा का जो प्रयोग और उपयोग किस प्रकार होता है वो उन समस्याओं के समाधान, यानी कि समस्या आई और उसका हल निकल गया है तो फिर वो भाषा का प्रयोग हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। संक्षेप में नए शब्द, नए मुहावरे, नई रीतियों के प्रयोगों से युक्त भाषा को व्यवहारिकता प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना है। अब भाषा में आधुनिकता क्या हो गई, देखिए कि नए शब्द जुड़ गए, नए मुहावरे आ गए, नई नई रीतियाँ आ गई और उसके प्रयोग हो गए, और फिर भाषा में जो व्यवहारिकता आई है फिर वो भाषा आधुनिक बन जाती है। दूसरे शब्दों में केवल आधुनिक युगीन विचारधाराओं के अनुरूप नए शब्दों के गढ़ने मात्र से ही, यानी कि उनका निर्माण, गढ़ना यानी कि निर्माण करना, ठीक है, निर्माण मात्र से ही भाषा का विकास नहीं होता, बल्कि वरन यानी कि बल्कि नए पारिभाषिक शब्दों को एवं नूतन शैली प्रणालियों को व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करता है, क्योंकि व्यवहारिकता ही भाषा का प्राण तत्व है। व्यवहारिकता क्या, जब आप किसी शब्द को व्यवहार में नहीं लाएंगे, आप बोलेंगे ही नहीं उस शब्द को, ठीक है। आप तो हमने यहाँ देखिए, हमने जब बोला था कि कंप्यूटर लिखना है, यहाँ पर कंप्यूटर, ठीक है, जब हमने कंप्यूटर लिखा, अब हम इसे कंप्यूटर न बोलकर बार बार हम बोल रहे हैं कि संगणक संगणक संगणक। व्यवहार में तो हम कंप्यूटर ला ही नहीं रहे, कंप्यूटर शब्द को ला ही नहीं रहे, हम तो संगणक को ला रहे, तो संगणक को लाएंगे तो संगणक ही चलेगा। व्यवहार में जब तक आप उस शब्दावली का प्रयोग नहीं करते हैं तब तक वह जीवित नहीं रहेगी वह शब्दावली, ठीक है। तो क्या कहा गया है कि भाषा को आधुनिकता प्रदान करना है, और क्योंकि व्यवहारिकता ही भाषा का प्राण तत्व है। व्यवहारिकता, मैंने कहा कंप्यूटर बोलना है, भाषा में आप कंप्यूटर बोलेंगे, संगणक नहीं बोलेंगे, तो व्यवहार में आप कंप्यूटर लाएंगे तो उसका प्राण तत्व है, तो फिर वो आधुनिक बन जाएगी, यानी कि सुंदर बन जाएगी। ठीक है, आया समझ में सभी को। आगे चलते हैं। नए शब्दों और नए प्रयोगों का पाठ्य पुस्तकों से लेकर साहित्य पुस्तकों तक एवं शिक्षित व्यक्तियों से लेकर अशिक्षित व्यक्तियों तक के सभी कार्यकलापों में प्रयुक्त होना आवश्यक है। इस तरह हम अपनी भाषा को अपने जीवन की सभी आवश्यकताओं के लिए जब प्रयुक्त कर सकेंगे तब भाषा में अपने आप आधुनिकता आ जाएगी। देखिए, यहाँ पर लेखक ने बहुत अच्छी बात कही है कि हम अपनी भाषा को अपने जीवन की सभी आवश्यकताओं के लिए, जीवन की जितनी आवश्यकता है उन आवश्यकताओं के लिए जब प्रयुक्त करेंगे, उन शब्दों को प्रयुक्त करेंगे, उन नए आए हुए शब्दों को जब हम आत्मसात करेंगे, अपनाएंगे, तो फिर वह भाषा आधुनिकता में आ जाएगी, अन्यथा वह आधुनिकता में नहीं आएगी। तो ये था, देखिए, आज आपका भाषा और आधुनिकता नामक लेसन आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। भाषा और आधुनिकता के माध्यम से हमने बहुत सारी बातें सीखी है। मुझे बहुत
आनंद मिलता है इस तरह के निबंध पढ़कर। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये जो ज्ञान की बातें हैं, हमारा सौभाग्य है कि हम इस तरह का ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उसको बताएंगे कि इस तरह के निबंध लिखे जाते थे हमारे साहित्य में। तो हिंदी साहित्य में देखिए प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी के द्वारा जो लिखा गया इतना अनमोल अतुलनीय ये जो निबंध है, हालांकि वे तो तुलनात्मक साहित्यकार थे, लेकिन हम कह रहे हैं कि यह अतुलनीय निबंध है। ये जो निबंध है इसके माध्यम से हमने समझा कि भाषा में परिवर्तनशीलता किस प्रकार आवश्यक है, अनिवार्य है। मैं कहूँगी अनिवार्य है। अगर वैज्ञानिक शब्दावली को हम अपनाएंगे नहीं तो हम उस शब्दावली को सीखेंगे कब, जानेंगे कब। तो भाषा और आधुनिकता के माध्यम से आपने जी संजीव सुंदर रेड्डी जी के बारे में जो पढ़ा और जो समझा कि उनके विचार भाषा और आधुनिकता को लेकर क्या थे, नूतनता को लेकर क्या थे, रमणीयता को लेकर क्या थे, तो इससे आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। बहुत अच्छा लगा ये पाठ पढ़कर, आप सभी को समझ में आया होगा। इसके नए जो लेक्चर है वो लेकर हम प्रश्न उत्तर लेकर आएंगे। तब तक के लिए